नमस्कार दोस्तों, मैं आगरा का रहने वाला हूँ और मैं इटावा में काम करता था और हमारी रिश्तेदारी में एक खाला ग्वालियर में रहती है। खाला के 3 बच्चे थे, जिनमें एक लड़का और 2 लड़कियां, जिनमें एक की अभी 3 साल पहले शादी हो गई थी और वह अपने पति के पास रहने सऊदी चली गई। दूसरी घर पे ही रहती थी, जिसका नाम रिहाना था। लड़का मेरा हमउम्र था, जिसकी शादी भी हो गई थी, लेकिन ठीक ठाक कुछ कमाता नहीं था, तो आए दिन झगड़ा बना रहता था और उसकी बीवी मायके पड़ी रहती थी। घर के हालात कुछ ठीक नहीं थे, जिस वजह से रिहाना की शादी भी नहीं हो पा रही थी, जबकि वह भी 30 साल की हो चुकी थी। वह आकर्षक चेहरा रखने वाली लड़की थी, जो करीब कई साल पहले तक अच्छी सेहत रखती थी। कभी कजिन्स पर मैंने कोई गलत नजर तो नहीं डाली, लेकिन वर्तमान में वह लगभग ढांचा सी दुबली पतली हो गई थी। देखकर किसी बीमारी का शिकार लगती थी, मगर खाला ने बताया था कि उसकी सभी जांचें हो चुकी थीं और सभी ठीक ठाक ही रही थीं। उसे किसी तरह की कोई बीमारी नहीं थी। फिर क्या वजह थी उसके एकदम ढल जाने की? एक दिन खाला का फोन आया था कि रिहाना को मेरी मदद की जरूरत थी। दरअसल ग्वालियर में जिस जगह नौकरी करना चाह रही थी, उसका हेड ऑफिस इटावा में था और इंटरव्यू यहीं होना था। रिहाना के मुताबिक शाम हो जानी थी और वह यूं शाम या रात को सफर करने के पक्ष में नहीं थी। मैं उनका आशय समझ गया था और उन्हें भरोसा दिलाया था कि वह फिक्र न करे, मैं इंतजाम कर दूंगा। रात भर रुक के सुबह मैं खुद ही ट्रेन पे बिठा आऊंगा। इसके बाद मैंने अपने मकान मालिक को यह बात बताकर उसके रुकने के लिए उनसे इजाजत मांगी। यह भी पेशकश की अगर उन्हें कोई एतराज हो तो वह नीचे सुला सकते हैं। यह मेरी एक आदत है कि जहाँ रहता हूँ वहाँ इतनी इज्जत तो बनाकर रखता हूँ कि सामने वाला भरोसा कर सके। फिर आगंतुक लड़की कोई गैर या दोस्त नहीं, बल्कि खालाजाद बहन ही थी, तो उन्हें क्या एतराज होता। उन्होंने इजाजत दे दी। वह 11 बजे आ गई थी। मैंने उसे स्टेशन से ले लिया और उसकी बताई जगह पर छोड़ दिया और खुद अपने ऑफिस निकल आया। आगे का वक्त वैसा ही गुजरा जैसा गुजरता है। पहले सीधे घर ले गया, जहां वह नहा धोकर फ्रेश हुई। फिर उसे बाजार ले आया, जहां थोड़ी शॉपिंग करने के बाद वहीं खाना खिलाया और 10 बजे घर आ गए। इस बीच इधर उधर की बातें ही होती रही थीं। बावजूद इसके कि उसकी बहुत कम बोलने की आदत थी, या शायद हम दोनों की उम्र के फर्क की वजह से वह असहज हो रही हो। करीब 11 बजे सोने के लिए लेटने की नौबत आई। ऊपर मेरे कमरे में एक तख्त ही था, जो मकान मालिक की मेहरबानी से लेटने के काम आता था। बाकी मैं तो सफरी जीवन की वजह से कोई खास सामान ही नहीं बनाता था। उसे मैंने तख्त पे लिटा दिया और खुद नीचे चटाई बिछाकर लेट गया। और मैं उससे पूछने लगा कि पहले तो तुम्हारी सेहत अच्छी भली थी और दिखने में काफी अच्छी लगती थी, अब क्या हो गया तुम्हें? उसने अनमने भाव से जवाब दिया कि मुझे नहीं पता। मैंने कहा, कोई ऐसी बीमारी है जो खाला ने मुझे बतानी ठीक न समझी हो? वह एकदम से सक पका गई और कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने फिर पूछा, कोई बॉयफ्रेंड है तुम्हारा? वह एकदम भड़क कर उठ बैठी और तेज निगाहों से मुझे घूरने लगी। यह कैसा बेहुदा सवाल है? इसमें बेहुदा क्या है? जनरल चीज है, लोग करते ही है। अगर तुम करती होगी तो कौन सी कयामत टूट पड़ेगी? उसने कहा, क्या आप यह चाहते हो कि मैं अभी इसी वक्त यहाँ से चली जाऊं? उसकी आंखों से गुस्सा झलकने लगा। मैंने कहा, वैसे मेरा इरादा न तुम्हें तकलीफ पहुंचाने का है और न ही कोई तुम्हारी इंसल्ट करने का। मुझे साइकोलॉजी में गहरी दिलचस्पी भी है और पकड़ भी समझना चाहता हूँ तुम्हारे केस को। शायद कोई सही सलाह दे सकूं तुम्हें। वह थोड़ी देर वैसे ही बैठी अजीब अंदाज में मुझे देखती रही और फिर कहा नहीं। मैंने कहा, बस यही तुम्हारी बीमारी है? उसने पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने कहा, यह नैसर्गिक है, इसमें गलत कुछ भी नहीं, पर होता यह है कि समाज के बनाए नियम और अपनी इज्जत के चक्कर में सभी अपनी प्राकृतिक इच्छाओं को दबाने में लग जाते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि ऐसा न करने पर इंसान मानसिक बीमारी का शिकार हो जाता है। चाहे दिल दिमाग सामाजिक नियमों के चलते इस डिमांड को लाख नकारता रहे, पर शरीर तो अपनी प्रतिक्रिया देता ही है। तुम जिस उम्र में हो, गारंटी से कह सकता हूँ कि तुम्हारे साथ की लड़कियों की शादी हो चुकी होगी।
शाम को जब तुम बाथरूम गई थी तो तुम्हारा फोन देखा था। तुम अपनी इच्छाओं जबरन मार रही हो और यही चीज तुम्हारे शरीर को गला रही है। अब वह गहरी दिलचस्पी से मुझे देखने लगी। मैंने कभी सोचा भी नहीं कि मैं आपसे इस सब्जेक्ट पर कभी बात करूं। मैंने कहा, लेकिन कर सकती हो। हमारी उम्र के फर्क और रिश्ते को भूल जाओ और भरोसा रखो, एक एक्सपर्ट दोस्त की तरह तुम्हारे काम आ सकता हूँ। उसने कहा, मैं घर पे रहती हूँ, घर से निकलने का मौका रेयर ही मिलता है। ऐसे में किसी से कोई दोस्त बनाऊं भी तो मिल पाना ही मुश्किल होगा। उसने कहा, मेरे दोस्त है, लेकिन मेरे लिए कभी घर से निकलना मुमकिन भी होता है तो वही बेकार साबित होते हैं। उसने कहा, बस एक बार ग्रेजुएशन के 1 साल बाद मैंने एक कॉल सेंटर में नौकरी कर ली थी। वहीं काम करने वाला लड़का था, लेकिन यह रिश्ता ज्यादा लंबा चला भी नहीं। 7 महीने बाद कॉल सेंटर ही बंद हो गया और वह लड़का नई नौकरी के चक्कर में लखनऊ शिफ्ट हो गया और मैं घर पे बैठ गई। मैंने कहा, तो फिर कहीं और भी तो कर सकती थी। उसने कहा कि थी, लेकिन कहीं नौकरी पसंद नहीं आई तो कहीं नौकरी देने वालों को मैं नहीं पसंद आई। अब यहाँ देखो क्या होता है। मैंने कहा, यहाँ ना बन पाए तो कह देना कि इटावा में करोगी। यहाँ मैं नौकरी की भी सेटिंग करा दूंगा, रहने की भी। घर में कोई विरोध करे तो कह देना कि या तो शादी ही करा दो या फिर नौकरी करने दो, क्योंकि घर पर खाली नहीं बैठ सकती। बाकी उन्हें मैं कन्विंस कर लूंगा। मैंने कहा, तुम्हें अजीब लग रहा हो तो सो जाओ, वैसे भी जो जानना और समझाना था वो हो चुका। उसने कहा, मैं अपनी बात कर रही भाईजान, अब जो सब्जेक्ट छेड़ दिया है उसके बाद नींद कहाँ आएगी। अब तो खुद ही दिल कर रहा है और बातें करने का। उसने कहा, आप अपने बारे में बताओ, आपकी कैसे गुजरती है? शादी तो आपकी भी नाकाम हुई। मैंने कहा, मैं तो मर्द हूँ। मर्द कब बंदिश में रहता है और कब परवाह ही करता है। उसने कहा, काश लड़की को भी समाज इतनी छूट देता। मैंने कहा, कोई बात नहीं, यहाँ रह गई तो जो भी इच्छा होगी बताना, हर ख्वाहिश पूरी करने की गारंटी है। मैंने कहा कि अगर यह बात तुम पहले समझ जाती तो आज यह नौबत नहीं आती। उसने कहा, फ्रस्ट्रेशन में इतना गहराई से सोच ही ना पाई और आपके जैसा गाइड करने वाला कोई था भी नहीं। मैंने कहा, मगर अब भी संभावना है कि तुम अपने आप को ठीक कर सकती हो। उसने कहा, कैसे, प्लीज बताएं। मैंने कहा, पहले तो अपने दिमाग से निगेटिविटी निकाल दो सारी। शादी नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, दिमाग में बिठा लो कि तुम्हें शादी करनी ही नहीं और तुम खुद नौकरी करके अपना गुजारा करने में सक्षम हो। क्या होगा, लोग पीठ पीछे बातें ही तो बनाएंगे, बनाने दो। ये बातें तब मैटर करती है जब इन पर ध्यान दो। तुम इनके लिए यह सोच लो कि यह लोग तुम्हारी शराफत के बावजूद आज तक शादी न करा सके, और क्या गारंटी है कि नजदीकी भविष्य में करा भी पाएंगे। थोड़ी हल्की फुल्की योगा टाइप एक्सरसाइज करो पर घुटो मत। उसने कहा, शुक्रिया इमरान भाई, आज पहली बार खुद में इतनी पॉजिटिव एनर्जी महसूस कर रही हूँ। मैं जरूर ऐसा ही करूंगी। मैंने कहा, जैसा भी है यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम जब चाहो इसे बेहतर बना सकती हो। रिहाना ने कहा, यह वाली नौकरी मिल भी गई तो छोड़ दूंगी और घर पर यही बताऊंगी कि नहीं मिल सकी। तुम तब तक यहीं कोई नौकरी ढूंढकर ऑफर करो मुझे, फिर मैं जिद करूंगी यहाँ नौकरी करने की। जाहिर है कि ऐसे तो कोई न मानेगा, लेकिन तुम अपने तरीके से समझाना तो समझ जाएंगे और आने देंगे। खुद नौकरी करके पैसा इकट्ठा कर लूंगी, आजाद जिंदगी में खुश रहूंगी और मनमाफिक काम करके खिल जाऊंगी। तो एक संभावना है भी कि शायद शादी के लिए कोई मुर्गा शहीद हो भी जाए। मैंने कहा, अब सो जाओ, थकान काफी हो गई है, कल बात करते हैं। फिर हम सो गए और अगली सुबह मैंने उसे ग्वालियर के लिए सवार करा दिया। इस बीच मैं उसके लिए नौकरी ढूंढता रहा था और वह भी खाला खालू को इस बात के लिए तैयार करती रही थी कि अगर इस बार यह नौकरी न मिली तो वे लोग उसे इटावा ट्राई करने देंगे। फिर हुआ वही जो उसने पहले से सोच रखा था। उसने जिस नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया था वह मिल तो गई थी, लेकिन अब उसे वह करनी नहीं थी। उसने घर वालों को यही कहा कि वह नौकरी उसे नहीं मिली थी और अब उसने मुझे कह दिया है कि मैं उसके लिए कोई नौकरी देखूं। घर वाले तो इनकार इकरार की हालत में थे नहीं और 1 हफ्ते बाद ही मेरी कोशिशों से उसके लिए एक अच्छी नौकरी का प्रबंध हो ही गया।
अब उसने उस नौकरी के लिए जिद पकड़ ली तो खाला खालू ने मुझसे बात की और मैंने उन्हें समझाया कि उसे यह नौकरी करने दीजिए, या फिर पॉसिबल हो तो उसकी जल्द से जल्द शादी कर दीजिए, क्योंकि आप लोग समझ नहीं पा रहे कि लड़की घर बैठे बैठे फ्रस्ट्रेट हो रही है, जो उसकी सेहत के लिए ठीक नहीं। बाहर रहेगी, नौकरी करेगी, लोगों से घुले मिलेगी तो कम से कम उसमें जिंदगी के लिए चाहत पैदा होगी जो उसमें मर रही है। और यहाँ की फिक्र मत करिए, यहाँ मैं उसके गार्जियन की भूमिका निभाऊंगा और न सिर्फ उसके रहने की जगह पर नजर रखूंगा और उसके काम की जगह पर भी मेरी नजर रहेगी। जैसी कि उम्मीद थी, वे लोग मेरे भरोसा दिलाने पर इस बात के लिए राजी हो गए। अब यहाँ उसके रहने के लिए मैंने पास के ही मोहल्ले में एक घर का चुनाव किया, जहाँ एक बुजुर्ग दंपत्ति रहते थे जिनके बेटे यूएस में रहते थे और उन्होंने अपने बड़े से घर को पीजी बना दिया था लड़कियों के लिए। हालांकि मैंने उन आंटी को 1 महीने का किराया दे दिया, लेकिन उनसे यही कहा कि मेरी बहन 1 महीने बाद यहाँ रहना शुरू करेगी। वजह न उन्होंने पूछी और न मैंने उन्हें बताई। अब इस 1 महीने के लिए उसका ऐसा जुगाड़ बनाना था कि वह न सिर्फ जी भर के जी ले, बल्कि उसे हर तरह की सुविधा भी हासिल हो, और इसके लिए मैंने पहले ही तैयारी कर रखी थी। अब रिहाना ऑफिस से लौटने के बाद वह योगा करती, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करती, खूब खुश रहती और अच्छे से खाती पीती। अब उसकी जिंदगी में सब कुछ नॉर्मल था। इसका सकारात्मक असर उसके शरीर पर पड़ा और वह धीरे धीरे फिर खिल गई। धीरे धीरे हम दोनों फिर अपनी दुनिया में व्यस्त और मस्त हो गए। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।